Hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the three problem of code forces round 966 that is rated for division 3. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सी डी एंड ई एंड दिस थ्री प्रॉब्लम वाज लिटरली वेरी नाइस. बस तुम्हें इसमें कुछ एज केसेस का ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज इसमें कुछ कॉर्नर केसेस बहुत लोग मिस किए थे जिसके कारण बहुत लोग गलत सबमिट भी किए थे. तो चलो पहले बढ़ते हैं प्रॉब्लम सी की तरफ, देन वी विल मूव टू डी एंड देन ई. तो देखो प्रॉब्लम सी में बोल रखा है कि मैं आपको एक एरे दूंगा जिसका लेंथ एन होगा, ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एम स्ट्रिंग्स दूंगा, ठीक है. आपको बताना है कि कितना स्ट्रिंग जो है, कितने स्ट्रिंग ये एरे का पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसका टेम्पलेट फॉलो कर रहा है. अब देखो कंडीशन ये दे रखा है कि स्ट्रिंग का लेंथ शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ एरे, मींस जो भी लेंथ होगा स्ट्रिंग का उसका लेंथ एरे का लेंथ के बराबर होना चाहिए. दूसरा कंडीशन दे रखा है कि जो पैटर्न एरे फॉलो कर रहा है सेम पैटर्न स्ट्रिंग फॉलो करना चाहिए. मतलब इसका मतलब ये है बस कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एरे में है 1 2 1 3 2, तो ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये अलग है. तो स्ट्रिंग भी कुछ इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करना चाहिए. जैसे ए तो यहाँ भी ए क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है. अगर यहाँ हम बी लिखें तो यहाँ भी बी होना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है. और फाइनली यहाँ तो बस एक एलिमेंट है तो यहाँ पे सी हम डाल देंगे, ठीक है. अब तुम बोलेगा कि भैया हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, ए और ए ये दोनों आपस में बराबर है, फिर यहाँ भी ए और यहाँ भी ए क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर तो है ना एटलीस्ट, ये दोनों आपस में बराबर तो है ना एटलीस्ट. लेकिन देखो यहाँ पे भी तुम अगर ए लिख दोगे तो इससे क्या साबित हो रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, जो फर्स्ट करेक्टर और सेकंड करेक्टर आपस में बराबर हो गया. बट क्या तुम्हें एरे में ऐसा कंडीशन दे रखा है कि फर्स्ट इंटीजर ऑफ एन एरे इज इक्वल टू द सेकंड इंटीजर ऑफ एन एरे? नहीं है ना. तो मतलब कि जहां जहां डिफरेंट इंटीजर है वहां वहां तुमको डिफरेंट लेके चलना पड़ेगा. तो सेम चीज ये दूसरा कंडीशन बोल रखा था और सिमिलरली तुम्हारा थर्ड कंडीशन भी सेम बोल रखा है बट अपोजिट मैनर में बोल रखा है कि अगर स्ट्रिंग में दोनों इक्वल है तो एरे में भी इक्वल होना चाहिए. मतलब डिट्टो कॉपी होना चाहिए, बस वहां पे इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर वैल्यू है. तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब हम डिस्कस करेंगे इसका एक्चुअली में सोल्यूशन की, लाइक हाउ यू गोना अप्रोच इट. तो यार ये देखो काफी सिंपल है और मैं तुमको बताता हूँ कि एक्चुअली में तुम कैसे सोचोगे. तो मैं यही टेस्ट केस ले लेता हूँ इसे समझाने के लिए. तो लेट मी राइट इट अगेन. तो ये है तुम्हारा टेस्ट केस कि 1 है 2 है फिर यहाँ पे 1 है और फिर 2 है फिर यहाँ पे 3 है और एक 4 भी रख देते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो तुम कंडीशन अगर देखोगे तो तुमको स्ट्रिंग दिया होगा, बंच ऑफ स्ट्रिंग दिया होगा. तो मान लेते हम पहला स्ट्रिंग पे गए और पहला स्ट्रिंग पे क्या था पता है. मान लेते कि तुम्हारे पास पहला स्ट्रिंग पे ए है, ठीक है भैया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, ठीक है. तो हम कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को. तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले हम दोनों का लेंथ देखेंगे क्योंकि वो मेरा पहला कंडीशन था. तो हम सबसे पहले भैया लेंथ देख लिए कि क्या दोनों का लेंथ बराबर है. अगर लेंथ इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और वही अगर लेंथ अनइक्वल है तो दिक्कत है, हम उसी टाइम प्रिंट कर देंगे नो. तो भैया हम लेंथ देख लिए. अब दूसरा कंडीशन क्या देखेंगे भैया, हम दूसरा कंडीशन देखेंगे कि क्योंकि तुम पहला करेक्टर हो, इस बात को गौर से सुनना, क्योंकि तुम फर्स्ट करेक्टर हो, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे है तो ऑब्वियस बात है तुम फर्स्ट करेक्टर हो. तो क्योंकि तुम फर्स्ट करेक्टर हो तो हम देखेंगे तुम्हारे इंटीजर वैल्यू में क्या असाइन है. तो बोलेगा 1 में ए असाइन है. तो क्योंकि 1 में ए असाइन है, इस बात को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि 1 में ए असाइन है तो हम दो मैप लेके चलेंगे. तो 1 में हम असाइन कर देंगे ए और ए में वापस असाइन कर देंगे 1. अब तुम बोलेगा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, दो मैप क्यों लेके चल रहे हैं, एक ही मैप से तो काम हो जाएगा. तो इसका हम रीजन बताएंगे ऐसा क्यों, अभी बस तुम सुनो. तो हम 1 में ए असाइन कर दिए और साथ ही साथ ए में 1 असाइन कर दिए. अब हम आगे गए सेकंड इंडेक्स पे, वहां देखे 2. पूछे अरे मैप तुम बताओ कि क्या तुम्हारे पास 2 में कुछ असाइन है क्या. किससे पूछेंगे, हम दो मैप बनाए हैं, दो मैप में क्या क्या रखे. एक मैप बनाए हैं हम तुम्हारा ऐसा समझो कि पहला मैप है तुम्हारा मैप 1. जो मैप 1 तुम्हारा मैपिंग कर रहा है इंटीजर टू कैरेक्टर, इंटीजर टू कैरेक्टर. और जो तुम्हारा सेकंड मैप था वो मैपिंग कर रहा है तुम्हारा कैरेक्टर टू इंटीजर, ठीक है. तो अभी हम कहाँ आए, सेकंड पे, और मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे आए और वहां पूछे कि क्या 2 का मैपिंग बी के साथ है क्या. 2 का मैपिंग बी के साथ मतलब कि क्या इंटीजर से कैरेक्टर मैपिंग वाले मैप में 2 में बी मैप है क्या. तो वो बोलेगा नहीं है. तो हम बोलेंगे ठीक है, लेकिन साथ ही साथ तुमको बैकवर्ड भी तो पूछना पड़ेगा कि कैरेक्टर टू इंटीजर कोई पहले से मैपिंग है क्या. तो वहां भी पूछें कि कैरेक्टर टू इंटीजर पहले से मैपिंग है क्या, तो वो भी बोला नहीं है. तो मतलब ये नया नया मैपिंग बन रहा है तो मैं इसे बना दूंगा. तो 2 के साथ मैं मैप कर दिया बी को. अब क्योंकि हम 2 के साथ मैप कर दिए हैं बी को तो 2 को हम मैप कर दिए हैं बी, और यहाँ भी बी को मैप कर देंगे हम 2. फिर आगे गए हम, फिर हम देखें 1. हम पूछेंगे अरे भाई एक बात बताओ कि 1 के पास ए मैपिंग है क्या. हम ये क्यों पूछे, क्योंकि हम 1 पे जब सेकंड इंडेक्स पे गए तो वहां पे 1 था और 1 का मैपिंग था एक्चुअली में दिया हुआ ए. तो हम वही पूछे इंटीजर टू कैरेक्टर मैप में कि 1 के साथ ए मैपिंग है क्या. बोला हाँ भाई है.
तो हमको साथ ही साथ कैरेक्टर में भी तो पूछना पड़ेगा कि ए के साथ वन का मैपिंग है क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक पेयर यूनिक रहे। वन अगर ए के साथ मैप हो चुका है तो ए का मैप वन ही के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वन ए के साथ है और फिर जाके फोर पे तुम्हारा डी की जगह ए है, तो मतलब ए फोर के भी साथ मैप कर रहा है। तो ये चीज नहीं चाहते, एकदम टाइट बाइंडिंग चाहते हैं। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि हमको हर जगह देखना पड़ेगा। अगर हम इस साइड देखें तो वहां भी देखना पड़ेगा। तो वो भी बोला मेरा कि ए के साथ वन मैपिंग है। तो बोले अच्छा ठीक है, तो ये भी सही है, आगे बढ़ो। तो वो बोलेगा कि टू के साथ बी मैपिंग देख लो है कि नहीं। तो हम बोलेंगे पहले से टू के साथ बी मैपिंग है क्या, तो बोलेगा हाँ टू के साथ बी मैपिंग है। तो हम बोलेंगे तो बी के साथ टू मैपिंग होना चाहिए, वो भी है ना, तो बोलेगा हाँ बी के साथ टू मैपिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में बराबर है, आगे बढ़ो। फिर हम गए फोर्थ इंडेक्स पे, वो उससे पूछे कि थ्री के साथ सी का मैपिंग है क्या, तो बोला नहीं थ्री के साथ सी का मैपिंग नहीं है। तो हम कैरेक्टर से ही पूछें कि तुम्हारे पास तो नहीं है ना कि सी का थ्री के साथ मैपिंग, तो वहां भी नहीं होगा। जब यहाँ नहीं है तो वहां भी नहीं है, तो हम थ्री को सी के साथ मैपिंग कर दिए तो वहां भी करना पड़ेगा सी को थ्री के साथ मैपिंग। फिर हम फोर पे गए और पूछे फिफ्थ इंडेक्स पे, सॉरी, तो पूछे वहां पे फोर का मैपिंग है डी के साथ। तो दोनों में पूछे, कोई मुझे जवाब नहीं दिया, तो हम मैपिंग कर दिए फोर का डी के साथ। तो ये डी का फोर के साथ मैपिंग भी हो गया। अब हम आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब सारा कंडीशन फुलफिल किया और सारा मैपिंग भी इजिली मीन्स एक ऑर्डर में हो गया। ठीक है, मीन्स कोई हमको परेशानी नहीं हुई। अब क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे यस या फिर जो भी है ट्रू, कि हम ये मैपिंग कर सकते हैं। और वही अगर नहीं होता तो फॉल्स करते हैं। अब तुम बोलेगा भैया नहीं होगा तो उसका केस तो बता दीजिए, तो चलो हम बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सबको मिटाने दो, लेट मी इरेज ऑल। तो यहाँ पे सब मिट गया। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे थ्री थ्री में ए रहता, ठीक है, यहाँ थ्री में ए रहता। अब तुम बताओ तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए इसके लिए, इस टेस्ट के लिए, वन टू थ्री फोर। तो तुम बोलेगा भैया ये दोनों आपस में बराबर है, जो कि वन वन है, तो मतलब यहाँ पे ए है। ठीक है, फिर ये दोनों टू टू आपस में बराबर है, जो कि यहाँ पे बी भी है। फिर थ्री पे ए है एक्चुअली में, जिसको होना नहीं चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ए का मैपिंग तुम्हारा वन के साथ था। तो भैया ये तो गलत बात है, तो ये तो यहाँ पे हम आउटपुट करेंगे नो। तो हम बोले चलो इसको एक बार करते हैं हम अपने लॉजिक के अनुसार। तो हम क्या बनाए थे, दो मैप बनाए थे। पहला मैप क्या था, इंटीजर टू कैरेक्टर भैया। तो हम बोले ठीक है आगे बढ़ो। एक दूसरा मैप था हमारा कैरेक्टर टू इंटीजर भैया। ठीक है आगे बढ़ो। अब बताओ यहाँ पे आए, पहला मैपिंग हुआ वन से ए। करो करो तुम वन से ए, क्योंकि वन से ए कैसे कर रहे हैं, यहाँ पहले इंटीजर टू कैरेक्टर मैप में पूछे वन से ए पहले से प्रेजेंट है कि नहीं, बोला नहीं है, तो वन से ए करो। साथ ही साथ कैरेक्टर टू इंटीजर मैप में पूछे कि ए टू वन प्रेजेंट है कि नहीं, नहीं है, आगे बढ़ो। फिर टू टू बी सेम, आगे बढ़ो। तुम समझ ही रहा होगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टू टू बी, तो यहाँ पे बी पे भी टू। फिर वन टू ए पहले से प्रेजेंट है, हाँ भैया है, और ए का वन प्रेजेंट है, हाँ भैया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। टू टू बी पहले से प्रेजेंट है, हाँ भैया है, यहाँ भी है, हाँ भैया है, आगे बढ़ो। थ्री टू ए, हम पूछे क्या इंटीजर टू कैरेक्टर में कि थ्री टू ए पहले से प्रेजेंट है, नहीं है। बट साथ ही साथ हमको ये भी पूछना पड़ेगा ना कि ए पहले से प्रेजेंट है जिसका कोई मैपिंग है, तो बोला हाँ ए पहले से प्रेजेंट है जिसका मैपिंग वन है। तो इसका मतलब क्या समझा कि ये हमको रॉन्ग दे दिया यहाँ पे, कि पहले से हम कोई मैपिंग कर चुके थे बट यहाँ पे हमको रॉन्ग बोल रहा है करने को, तो तभी हम आउटपुट कर देंगे नो। बस ये सिंपल लॉजिक था। तो इसका एक बार हम कोड दिखाते हैं। तो कोड इज वेरी वेरी सिंपल, कि हम सबसे पहले वेक्टर लिए इनपुट, जो तुम्हारा इनपुट एरे दिया हुआ है। फिर हम सारा स्ट्रिंग लिए एम साइज का स्ट्रिंग है जो, उसको हम एडजेसेंसी लिस्ट में रखे थे, और सारा एडजेसेंसी स्ट्रिंग हम इनपुट लिए यहाँ पे एडीजे ऑफ आई सीन। फिर हम हर बार हर एक स्ट्रिंग के लिए आंसर दे रहे हैं। तो पहले हम स्ट्रिंग एस को निकाले हैं, हर एडजेसेंसी लिस्ट का जो स्ट्रिंग है उसको हम रखे हैं स्ट्रिंग एस में। और हम सबसे पहले पता किए हैं कि एस का साइज अगर एन का बराबर नहीं है, क्योंकि पैटर्न कब फॉलो करेगा, जब दोनों का लेंथ बराबर हो। तो वही चीज हम पहले पता किए हैं कि अगर एस का साइज एन के बराबर नहीं है तो आउटपुट तभी कर दो नो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर एस का साइज एन के बराबर नहीं है तो आउटपुट कर दो नो। अगर ऐसा नहीं है तो दो मैप बनाओ, कि एक इंटीजर टू कैरेक्टर होना चाहिए और एक कैरेक्टर टू इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर टू कैरेक्टर मैपिंग को हम लिखे हैं वेक्टर मैपिंग, कि वेक्टर का हम मैप कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ। और एक हम दूसरा मैप रखे हैं स्ट्रिंग मैपिंग, कि स्ट्रिंग का मैप कर रहे हैं वेक्टर के साथ। हम फ्लैग को वन रखें, फ्लैग वन बता रहा है कि हाँ सब कुछ सही है। जैसे ही कंडीशन फिल करेगा तो हम फ्लैग को जीरो कर देंगे। तो हम यहाँ पे इटरेट किए जीरो से एन तक, और देखें कि अगर पहले से वेक्टर मैपिंग में प्रेजेंट है, मैंने इंटीजर टू कैरेक्टर में वी ऑफ आई प्रेजेंट है, तो वही चीज हम पूछेंगे वेक्टर डॉट मैपिंग डॉट फाइंड वी ऑफ आई नॉट इक्वल टू वेक्टर मैपिंग डॉट एंड, मतलब ये पहले से प्रेजेंट है। तो हम ये भी चेक करेंगे ना कि उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू एस ऑफ आई के बराबर होना चाहिए ना। कि जैसे कि हम यहाँ पे तुमको बताए थे कि अगर वन ए हम पहले से रख दिए हैं, तो आगे जाके हमको वन मिला है, तो उससे यही पूछेंगे कि वन में ए ही है ना इस बार भी। तो वहां पे गए और यहाँ पे हम पूछेंगे कि इफ वेक्टर मैपिंग ऑफ वी ऑफ आई नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई, कि तुम आपस में बराबर नहीं हो, तो फ्लैग को जीरो करो तभी बाहर निकल जाओ, कि कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रिंग में पूछो कि स्ट्रिंग में पहले से है कि नहीं। अगर स्ट्रिंग में भी पूछे और स्ट्रिंग में भी पहले से प्रेजेंट है, तो हम पूछेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ मैपिंग ऑफ एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू वी ऑफ आई, मतलब वो भी मैच नहीं कर रहा है पीछे की ओर से, जो हम बताए थे यहाँ पे ए था पहले से, लेकिन ए में थ्री है, बट ए में क्या था यहाँ वन, तो वो भी नहीं फुलफिल कर रहा है।
तो फ्लैग को जीरो करो, फिर से ब्रेक कर जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब तुमको पहली बार ये मैपिंग मिल रहा है, जैसे हम यहाँ पे अगर हम इटरेट किए थे पहली बार कि हमको पहली बार जब ये 1 मिला था तो 1 में ए डाले थे ना, तो मतलब हमको ये इंट टू कैरेक्टर मैपिंग और कैरेक्टर टू इंट मैपिंग दोनों में ये नहीं था। तो वही चीज हमने यहाँ लिखे कि ये दोनों कंडीशन नहीं है, मतलब वो पहली बार मिला है, पहली बार मिला तो दोनों को असाइन करो वैल्यू कि वेक्टर मैपिंग ऑफ वी ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ आई और स्ट्रिंग मैपिंग ऑफ एस ऑफ आई इक्वल टू वी ऑफ आई, और आगे बढ़ो। और ये तब तक करो जब तक सारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मींस हर एक कैरेक्टर का वैल्यू फुलफिल नहीं हो रहा है। और बाहर निकलो और देखो कि अगर फ्लैग 1 है तो प्रिंट आउट करो यस, और अगर 0 है तो प्रिंट आउट करो नो। सो दिस वाज द सिंपल कोड फॉर द प्रॉब्लम सी। मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज 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 लाइक इट, सब्सक्राइब इट, बिकॉज यार तुम जितना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन जगेगा टू मेक सच अ वीडियो मोर। ठीक है, सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज राइट लेफ्ट रॉन्ग। ठीक है, ये लाइक तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक 2 पॉइंटर प्रॉब्लम है, और इसमें अगर कोई बंदा क्या करता है कि स्पेस लेता है या फिर स्टैक से बनाता है या फिर 2 वेक्टर प्रीफिक्स अफिक्स या कुछ भी यूज करके बनाता है, तो उसको इंटरव्यूअर को एक मौका मिलेगा कि कैन यू एबल टू ऑप्टिमाइज द कोड, कैन यू एबल टू ऑप्टिमाइज द स्पेस। तो इसलिए 2 पॉइंटर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो चलो इस प्रॉब्लम को बताते कि एक्चुअली में 2 पॉइंटर प्रॉब्लम कैसे है, और मैं एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तुम्हें बताऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज स्पेस। तो देखो इस प्रॉब्लम में सिंपली तुम्हें बोल रखा है कि इसको मैं एक बार यहाँ से समझा देता हूँ तुम्हें, लेट मी राइट इट हियर। कि इस प्रॉब्लम में तुम्हें बोल रखा है कि मैं एक एरे दूंगा, जो एरे है तुम्हारे पास वो है 3 5 1 4 3 2। ठीक है, और तुम्हें एक स्ट्रिंग दिया होगा, स्ट्रिंग एस दिया होगा, जिसमें तुम्हें एल आर एल 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 एंड आर, और हमेशा स्ट्रिंग में एल एंड आर कैरेक्टर ही होगा, ये भी कंडीशन तुम्हें दे रखा है। अब तुम्हें बोल रखा है कि तुम ऑपरेशन इस प्रकार कर सकते हो कि कोई सा भी 2 इंडेक्स पकड़ोगे सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे, नॉट इक्वल टू जे, और एस ऑफ आई में अगर एल है और एस ऑफ जे में, सॉरी, और एस ऑफ जे में अगर आर है, तो तुम एल को डॉट बनाओ, आर को डॉट बनाओ, और एल से लेकर आर तक जो सब स्ट्रिंग है उन सभी का सम अपने फाइनल आंसर में, जो भी ग्लोबल आंसर है उसमें ऐड ऑन कर दो। तो यहाँ पे क्या है 3 + 5, तो हम आंसर में ऐड ऑन कर देंगे 8। ठीक है, फिर हम दूसरा एल पकड़ते ये और आर पकड़ते ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा जो सब स्ट्रिंग बन रहा है उन सब में डॉट 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 करो, और यहाँ से जितना भी आंसर है उन सभी को, मीन सब स्ट्रिंग है उन सभी का सम को ऐड ऑन करो अपने फाइनल आंसर में। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे 1 + 4 + 3 + 2, तो कितना होता है 10। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा 18, और ये मैक्सिमम आंसर तुमको आउटपुट करना है। अब इस ये चीज तुम पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली में तुम कौन सा एल को पकड़ोगे और कौन सा आर को पकड़ोगे। तो देखो यार इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे अप्रोच किया था ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, कि तुम, हम एक लॉजिक बता रहे हैं कि तुम कॉन्टेस्ट के दौरान कैसे सॉल्व करोगे। कि सबसे पहले तुम प्रॉब्लम पकड़ो और सोचो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कि हमको एल आर पकड़ना है, चूज करना है, और उसके बीच में जितना भी सब स्ट्रिंग बन रहा है उसका फाइनल आंसर ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इस एल आर को हटा के हम अपना एल आर बनाते हैं, तुम्हें समझाने के लिए कि यहाँ पे एल होता है, यहाँ भी एल होता है, यहाँ एल फिर आर और फिर एल, नहीं यहाँ आर ही डालते हैं। ठीक है, तो तुम क्या करते, मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या करते। तो तुम बोलेगा कि भैया हम ये करते ना कि सबसे पहला एल को उठाते और सबसे लास्ट वाला आर को उठाते। इस बात को गौर से सुनना, सबसे पहला एल को उठाते और सबसे पहला आर को उठाते, और यहां से हमको सारा सम मिल जाता है एक ही बार में। तो क्या क्या मिलता है तुम्हारे पास 3 + 5 प्लस, लेट मी राइट इट हियर, इसको एक बार वहां से हटाते हैं कि हम एक बार ये उठाए और एक बार ये उठाए, तो ये दोनों तो डॉट होगा, तुमको पता है कि जिसको तुम जिस एल और जिस आर को पकड़ोगे वो डॉट हो जाएगा, और उसके बीच में जितना भी प्रीफिक्स सम आ रहा है सभी को तुम ऐड ऑन करोगे अपने फाइनल आंसर में। तो 3 + 5 + 1, सॉरी 1 + 4 + 3 + 2, भैया ये हम ऐड कर लिए हैं और ये दोनों डॉट डॉट बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब तुम क्या करोगे, तो बोलेगा भैया मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअली में, मेरा मोटो क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को आंसर में ऐड ऑन करें, तो हम जितना भी दूर वाला एल और आर होगा उसको हम अपने फाइनल आंसर में ऐड करेंगे। बात को समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, कि जितना भी दूर वाला एल एंड आर होगा उसको हम अपने फाइनल आंसर में ऐड करेंगे। इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि वो सब स्ट्रिंग, क्योंकि जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा मेरे पास सब स्ट्रिंग आएगा ना, उतना बड़ा लेंथ का, तो वो सब स्ट्रिंग मेरे पास आंसर में ऐड ऑन होगा। और एक्चुअली में मेरे पास तो एक ही एल और एक ही आर जाएगा ना, बट ऐड ऑन क्या होगा, पूरा का पूरा वैल्यू, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू ऐड होगा अगर हम इस एल इस आर को लेंगे। वही अगर तुम सोचो इस एल और इस आर को ना लेके बस ये एल लेता और ये आर लेता तो बस इतना ऐड होता। तो हम किसको किसको लेंगे, इसको और पूरा का पूरा वैल्यू ऐड करेंगे। अब सेकंड प्रोसेस, अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास अब क्या बचा है एल आर में। अब इसको तो तुम यूज कर चुके हो, इसको भी यूज कर चुके हो, तो फिर से वही बात कि हम सबसे बड़ा वाला जो भी बचा कुचा होगा उसे लेंगे। तो हम ये बचा कुचा भैया था इसको हम ले लेंगे, तो क्योंकि हम इसको लेंगे तो ये भी जाएगा ये भी जाएगा, लेकिन इसके बीच में कितना सब स्ट्रिंग आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है 5 + 1 + 4 + 3।
अब किसको ले सकते हैं? तो भैया आप तो दो ही बचा है, इस दोनों को लेंगे तो मेरे पास आएगा 1 + 4, 1 + 4। अब तुम खुद सोचो कि तुम हमेशा क्या किए कि हमेशा दूर वाले को पकड़े। जैसे ही तुमको एल मिला तो तुम देख रहा है कि आड़ में सबसे ज्यादा दूर कौन था, दूरी वाला आड़ मेरे पास कौन था, हम उसको पकड़ रहे हैं। फिर क्योंकि ये एल और ये आर का काम खत्म हो चुका है तो हम आगे गए और नेक्स्ट वाला एल से पूछे कि तुम्हारे सबसे दूर वाले आर कौन बचा है, क्योंकि इस आर को हम यूज कर चुके थे। तो हम पूछे कि अब तुम्हारे सबसे ज्यादा दूर में फारदेस्ट आर कौन सा है, तो वो बोला ये वाला है। तो इसको हम फिर ये जो सबस्ट्रिंग है मेरे पास, इसको हम ऐड ऑन कर रहे हैं अपने फाइनल आंसर में। तो एक्चुअली में तुम देख रहा है कि अप्रोच हम कैसे कर रहे हैं, और फाइनली अप्रोच करने के बाद मेरा फाइनल आंसर में भी देखो कितना एक्चुअली में इंक्रीमेंट हो रहा है कि एक बार तो ये हुआ 5, 2 बार हुआ, फिर 3 बार 1 हुआ, फिर यहाँ 3 बार 4 हुआ एड ऑन, फिर 2 बार 3 और 1 बार 2। तो देख रहा है यही तुम्हारा मैक्सिमम आंसर होगा। अब तुम बोलेगा कि भैया हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे ये जो हमारा प्रॉब्लम है बैलेंस पैरेंथेसिस, उसमें क्या करते हैं कि मेरा कुछ ऐसा पैरेंथेसिस रहता है, फिर जैसे ही आता है आर मींस क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम जो ओपनिंग ब्रैकेट होता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो भैया हम इस प्रॉब्लम में ऐसे नहीं कर सकते। तो यार तुम देख रहे होगे कि इस टेस्ट केस के लिए वो चीज रन कर रहा है कि हम जैसे ही आर मिल रहा है तो इस आर को हम जस्ट नियरेस्ट एल से हटा देंगे और ये प्रीफिक्स हम ले लेंगे, फिर इस आर को नियरेस्ट एल से ये हटाएंगे और ये प्रीफिक्स हम ले लेंगे। बट ये कुछ टेस्ट केस के लिए पास कर जाएगा, बट हर एक टेस्ट केस के लिए थोड़ी ना करेगा, क्योंकि तुम हर बार क्या कर रहे हो। एक मिनट मुझे दो, मैं एक टेस्ट केस दे रहा हूँ तुम्हें, उस पर देखो ये चीज कैसे फेल होगा। कि मान के चलते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन में ये टेस्ट केस है, वो आई गेस ये लास्ट टेस्ट केस को एक बार हम पकड़ते हैं यहाँ पे। तो इस टेस्ट केस में है तुम्हारा वैल्यू हाँ, तो इस टेस्ट केस में तुम्हारा क्या क्या वैल्यू है, एन का वैल्यू है 5 और तुम्हारा एरे में है 1 2। भाई ये क्या हुआ, ओके ठीक है। तो चलो 1 2 3 4 5 और तुम्हारे स्ट्रिंग में है एल आर एल एंड आर। अब तुम बोलेगा कि भैया हम एक बैलेंस पैरेंथेसिस जो प्रॉब्लम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि बैलेंस देखते हैं कि अच्छा तुम दोनों बैलेंस है तो तुम दोनों निकल जाओ, फिर तुम दोनों बैलेंस है तो तुम दोनों निकल जाओ, तो भैया ये वर्क नहीं करेगा क्या। तो तुम खुद सोचो कि यहाँ पे तुम क्या करते, एक्चुअली में तुम क्या करते कि ये एल पहले एल को अगर तुम एज्यूम करोगे ओपनिंग ब्रैकेट और आर को एज्यूम करोगे क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, देखो तुम खुद सोचो क्या हो रहा है एक्चुअली में कि सबसे पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो हम 1 और 2 को ऐड ऑन करेंगे अपने आंसर में और तुम दोनों को हम डॉट डॉट बना देंगे। फिर जैसे ही 3 आएगा तो ये ओपनिंग ब्रैकेट होगा, फिर आर आएगा तो वो क्लोजिंग हो जाएगा, तो हम +3 + 4 अपने आंसर में करेंगे और इन दोनों को डॉट डॉट बना के हटा देंगे। अब तो तुम्हारा कुछ नहीं बचा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा और ये 5 फालतू चला गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ। वही हम बोल रहे थे कि तुम हमेशा ट्राई करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज लो, ताकि उसके अंदर जो भी एल आर आए वो दोबारा यूज हो जाए। अब तुमको हम बताते हैं कि मान लो तुम सबसे पहला एल ये लेता, ये वाला सबसे पहला एल लेता और इसको कैंसिल करता है और सबसे लास्ट वाला बोलता है कि आर कौन है, तो वो बोलेगा ये है, तो हम ये एल और ये आर लेंगे और इसका हम सम फिर ऐड ऑन करेंगे आंसर में। तो ये सम तो तुम इजिली बिग ऑफ 1 में निकाल सकते हो, क्योंकि इतना तो आता ही होगा ना कि प्रीफिक्स सम से हम आंसर निकाल पाएंगे कि 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो हम इसका प्रीफिक्स सम बना लेंगे कि 1 फिर 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 और हमको इस रेंज का सम निकालना है। तो हम जो हमारा प्रीफिक्स सम में यहाँ वैल्यू होगा उसको हम माइनस कर देंगे यहाँ का वैल्यू से, दैट इज 0, जो पहले होगा 0। तो तुम 15 - 0 करोगे तो 0 आएगा। मान लो तुमको 3 से 5 का सम निकालना है तो हम लिखेंगे 15 माइनस 3 से पहले क्या था 3, तो 15 - 3 आता है तुम्हारा 12, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम है 12। तो ये प्रीफिक्स सम तो तुमको आता होगा। अब हम बता रहे हैं कि तुमको हम क्या बोले कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज हमेशा लेना, क्योंकि वो मेरा वर्क नहीं किया। तो ये चीज हम कॉन्टेस्ट के दौरान सोचते रहते हैं कि अच्छा ये चीज मेरा वर्क नहीं कर रहा है तो हम मैक्सिमम रेंज लेंगे। तो वही चीज हम देखें कि अगर हम ये एल ले रहे हैं तो हम पूछेंगे सबसे फार्देस्ट आर कौन है, तो वो बोलेगा कि फार्देस्ट आर 5 पे है, तो इसका तुम प्रीफिक्स सम दो मुझे 1 2 3 4 5। तो हम अपने आंसर में ऐड ऑन करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मींस जो प्रीफिक्स सम मुझे आंसर दे देगा और ये दोनों को 0 0 बना देंगे। अब मुझे आया मीन्स आगे गए और मुझे मिला आर, आर से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आगे गए मुझे मिला एल, तो हम एल से पूछेंगे कि फार्देस्ट आर कोई है, अगर है तो तुम वहां तक का प्रीफिक्स सम दो मुझे, यहाँ से अगर स्टार्ट होने वाला प्रीफिक्स सम जो वहां तक एंड हो रहा है उसका प्रीफिक्स सम मुझे दो। तो वो आर यहाँ गया और देखा कि हाँ एक तो है, तो मुझे इस सब एरे का प्रीफिक्स सम दो, तो 3 + 4 एक्स्ट्रा ऐड हुआ, 3 + 4 एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब तुम खुद सोचो कि एक्चुअली में तुम्हारा अगर पैरेंथेसिस जो था तुम्हारा बैलेंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम उस तरह सॉल्व करते तो तुम्हें बस मिलता 1 + 2 + 3 + 4, बट अब मिल रहा है तुम्हें ये सारा वैल्यू। और ऑब्वियस सी बात है कि यार वो बैलेंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम किसी के भी माइंड में आएगा कि क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो जस्ट तुरंत एंड कर दे रहा है, जैसे ही तुमको आर मिल रहा है तो पीछे वाला जस्ट पीछे वाला एल को देख के एंड कर रहा है। बट मुझे क्या चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज चाहिए, ताकि अंदर का भी कोई मैक्सिमम रेंज हो वो दोबारा ऐड ऑन हो जाए, ठीक है। तो बस यही था लॉजिक। एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ, बट एक चीज मैं पूछूंगा कि तुम इस प्रॉब्लम को कोड कैसे करोगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को तुम कैसे कोड करोगे। लेट्स सपोज कि तुम अभी इंटरव्यू दे रहे हो और तुम जाओ वीडियो रोक के और इसको सॉल्व करो खुद से, कि तुम इस प्रॉब्लम को खुद से कैसे सॉल्व करोगे, हम ये देखना चाहते हैं। और उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर दोगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, ठीक है, कितना आ रहा है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा बिग ऑफ एन आ रहा है
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी बिग ऑफ एन आ रहा है, जो तुम प्रीफिक्स एरे के लिए बस यूज कर रहे हो तब सही है, देन योर कोडिंग स्किल्स इज गुड। अगर तुम्हारा बिग ऑफ एन से ज्यादा आ रहा है, मींस प्रीफिक्स सम के अलावा भी कुछ एरे तुम यूज कर रहे हो, इनपुट वेक्टर छोड़ देना, वो पहले से दिया होता है कोई भी प्रॉब्लम में, उसके अलावा भी यूज कर रहे हो, तो तुम्हें इंटरव्यूअर कहेगा कि फर्दर ऑप्टिमाइज इट। मान लो तुम कुछ स्टैक लिए या फिर तुम ये फार्देस्ट आर पता करने के लिए कुछ यूज किए हो, तो तुम्हें इंटरव्यूअर बोलेगा कि फर्दर ऑप्टिमाइज इट। तो तुम सोचो बैठ के ऑप्टिमाइज कैसे करो। तो इसलिए तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को करने के लिए कि हम अगर गिवन एल पे है और मुझे फार्देस्ट आर चाहिए, तो ट्राई करना टू पॉइंटर अप्रोच TWO पॉइंटर अप्रोच। क्यों टू पॉइंटर? इसलिए टू पॉइंटर क्योंकि हम एल को हमेशा नीचे लिखते हैं कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो हम एल को हमेशा सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पे रखते हैं। एक मेरा दोस्त था, उसे अभी लेटेस्ट गूगल का इंटरव्यू दिया था, तो उससे भी पूछा था टू पॉइंटर प्रॉब्लम एक, तो उसमें उसे बोला था कि ऑप्टिमाइज करो फर्दर, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को प्रीफिक्स सम से बनाया था। ठीक है, तो ट्राई करना कि हमेशा कोई भी कोड लिखे तो उसको फर्दर 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 जितना ऑप्टिमाइज हो पाए उतना करेंगे। और स्पेशली जो भी डीएसए प्रॉब्लम होता है, डीएसए में जो टॉपिक आता है, जैसे तुम्हारा ग्राफ आ गया, डीपी आ गया, कोई भी, तो उन सभी को ट्राई करो जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज करें, बिकॉज इंटरव्यूअर तुम्हारा बस देखना चाहता है कि तुम कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो किसी चीज को, तुम अपना ब्रेन कितना लगा सकते हो। तो वही हम बोले कि यहाँ पे तुम क्या करोगे कि एक्चुअली में तुम्हें क्या देख रहे थे कि हम 2 पॉइंटर बनाएंगे एल और आर। हम देखेंगे कि करंट एल मेरा जो है स्ट्रिंग का एल पे है, और मेरा राइट पॉइंटर जो है स्ट्रिंग का राइट पे है, तो हम सिंपली यहाँ का सम ऐड ऑन करेंगे, ये जो पूरा सम है इसको ऐड ऑन करेंगे, और दोनों पॉइंटर को बढ़ाएंगे, एल को एल प्लस प्लस करेंगे और राइट वाला पॉइंटर को आर माइनस माइनस करेंगे। अगर मान के चलते एल प्लस प्लस किए और यहाँ पे आए हम, बट यहाँ पे मेरा एस में आर था, तो तुम सोचो ये तो यूजलेस है, ये जो आर है ये यूजलेस है, तो हम फर्दर एल को प्लस प्लस कर देंगे। सिमिलरली हम आर माइनस माइनस जब किए और यहाँ पे आए और यहाँ पे एल था, तो ये भी यूजलेस है, हमको एक्चुअली में यहाँ आर चाहिए था, तो हम फिर आर माइनस माइनस करेंगे। तो बस ये सिंपल लॉजिक है। तो एक बार मैं कोड दिखाता हूँ तुम्हें, तो ये है तुम्हारा कोड। सो लेट मी शो यू माई कोड। तो ये है, मैं इनपुट लिया हूँ एन, और ये तुम्हारा वेक्टर वी ऑफ एन, और मैंने एक प्रीफिक्स वेक्टर बनाया ताकि ये मुझे प्रीफिक्स सम दे दे बिग ऑफ 1 में हर एक क्वेरी के लिए। तो यहाँ मैं इनपुट और प्रीफिक्स सम अपडेट किया हूँ। फिर ये तुम्हारा स्ट्रिंग जो इनपुट में एस लिया हूँ, फिर ये तुम्हारा वेरिएबल आंसर जो मैं फाइनली आउटपुट करा रहा हूँ। अब मैं 2 पॉइंटर अप्रोच लगाया हूँ, एल को 0 रखा हूँ और आर को n-1 रखा हूँ। फिर वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, फिर देखो कि इफ एस ऑफ एल आर है, तो तुमको पता है कि एल में हम चाह क्या रहे थे, एल होना चाहिए, कैपिटल एल जो तुम्हारा स्ट्रिंग में था लेफ्ट, और एस ऑफ आर में क्या चाह रहे थे, कैपिटल आर। तो एस ऑफ एल में ही आर है, तो ये यूजलेस है, एल प्लस प्लस कर दो। एल्स में आए और हम देखें कि एस ऑफ आर में मेरा कैपिटल एल है, तो आर माइनस माइनस करो। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एल में एल है और आर में आर है, क्योंकि एल में एल है और आर में आर है, तो तुम अपने फाइनल आंसर में क्या ऐड करो, प्रीफिक्स सम उस सबेरे का जो एल से स्टार्ट होता है और आर तक जाता है। तो कैसे ऐड ऑन करेंगे वो चीज भी बताए थे हम तुम्हें। आंसर प्लस इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ आर, एंड इफ एल इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो आंसर माइनस इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ एल माइनस 1। और फाइनली तुम दोनों पॉइंटर को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर दो। तो ये तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा एल इज लेस देन इक्वल टू आर रहेगा, तब तक। और फाइनली तुम सी आउट कर दो आंसर। तो ये तुम्हारा एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम के लिए, and even I will upload this solution in the description so that you can access it. And if you find this video helpful, then please like it, subscribe it, because यार तुम जितना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन जगेगा टू मेक सच वीडियो लॉट। ठीक है, क्योंकि यार कुछ चीज़ तो होना चाहिए मोटिवेशन के लिए ना। अगर मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ तो कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए। सो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। नाउ आई एम मूविंग टू द प्रॉब्लम ई। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, और तुम्हारा एफ प्रॉब्लम मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, बट अभी के लिए मैं ई प्रॉब्लम अपलोड कर रहा हूँ। तो चलो ई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि लाइक ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है। और ये प्रॉब्लम का लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक थोड़ा लेंदी था, मीन्स एक बार मैंने जब पढ़ा तो कुछ मैं उल्टा समझ लिया था इस प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम कुछ और बोल रही है, बट बाद में मैं समझा कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो ये बोल रहा है। तो देखो इस प्रॉब्लम को मैं समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या बोल रहा है, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसको एक बार डिलीट कर दूँ। चलो, तो देखो इस प्रॉब्लम में तुम्हें बोल रखा है सिंपली कि वो गोरिल्ला वाला एग्जांपल नहीं दूंगा, बस सिंपल सा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं कि मान लो हम तुम्हें एक मैट्रिक्स दिए n का मैट्रिक्स दिए। तो मान लो यहाँ पे n है तुम्हारा 1 2 3 4 और m है तुम्हारा 0 1 2 3 4x4 मैट्रिक्स दे दिए, या फिर बढ़ा दे कुछ मान लो बढ़ा देते तुम्हें 5x4 कर देते। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स है, 5x4 का मैट्रिक्स तुम्हें दे दिया। अब बोल रहा है कि तुम्हारे पास मान लो n गोरिल्ला है, n गोरिल्ला जिसका कुछ हाइट दिया हुआ है, हर एक गोरिल्ला का हाइट दिया है a ऑफ i। अब तुमको गोरिल्ला को इस मैट्रिक्स में कुछ इस प्रकार प्लेस करना है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि नंबर ऑफ गोरिल्ला जो है, थोड़ा नंबर ऑफ गोरिल्ला इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n क्रॉस m, वेयर n इज नंबर ऑफ रो एंड m इज द नंबर ऑफ कॉलम। क्योंकि यार अगर गोरिल्ला एक्सीड कर जाएगा तो जाएगा कहाँ, सेल में। अब तुमको क्या करना है कि गोरिल्ला को इस सेल में इस प्रकार रखना है सच दैट कि ईच सेल में एक ही गोरिल्ला हो,
ठीक है, ईच सेल में एक ही गोरिल्ला हो। और दूसरी बात कि हमको इस प्रकार रखना है कि सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सब मैट्रिक्स ऑफ साइज के, इस बात को ध्यान से सुनना आप, कि सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सब मैट्रिक्स ऑफ साइज के शुड बी मैक्सिमाइज। मान लो जैसे हम कि यहाँ पे 2 रखते हैं, तो यहाँ पे कितना मैट्रिक्स बनेगा सब मैट्रिक्स 2 का, तो एक तो ये बनेगा, तो लेट मी राइट इट विथ रेड कलर, जब ऑप्शन है ही तो क्यों मीन्स व्हाइट से लिखना। तो एक तो ये तुम्हारा सब मैट्रिक्स बनेगा 2 साइज का, एक ये बनेगा, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, और बहुत सारा बनेगा। तो इसमें अगर मान लो कोई गोरिल्ला यहाँ होता जिसका हाइट 2 है, ठीक है, तो ये एक्चुअली में कितना सब स्क्वायर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक तो यहाँ वाला के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था जो तुम्हारा सबसे पहला बनाए थे, ये वाला पहला वाला, और एक तो तुम्हारा ये इस सब मैट्रिक्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओह माय ड्राइंग, एक ये सब मैट्रिक्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 2 हाइट, एक इसके लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एक इसके लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और कोई ऑप्शन है क्या? तो और कोई ऑप्शन भैया मुझे तो दिख नहीं रहा है, तो मतलब नहीं है, सीधी बात, नहीं दिख रहा है तो नहीं है। तो मतलब ये 2 अगर गोरिल्ले का हाइट रखते हैं तो ये कितना सब मैट्रिक्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल 4, तो मैंने 2 गुने 4 एक तुम्हारे आंसर में एड ऑन हो जाएगा। तो फाइनली तुमको बताना है कि तुम्हारे पास अगर n नंबर ऑफ गोरिल्ला है तो उसको कहाँ कहाँ रखोगे सच दैट कि ये तुम्हारा नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स का कंट्रीब्यूशन तुम्हें मैक्सिमाइज हो जाए। ये प्रॉब्लम था। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले ना, अगर इतना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा था कि गोरिल्ला है, उसका हाइट है, ये है, वगैरह है वगैरह है, सिंपली ये बोलते कि तुमको बताना है कि कौन कौन सा सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है सब मैट्रिक्स के लिए, किस साइज का सब मैट्रिक्स के लिए कंट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो अगर हम 1x1 सेल का बात किया जाए तो इसमें 2x2 सब मैट्रिक्स के लिए ये 1x1 सेल कितना 2x2 सब मैट्रिक्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक तो ये कर रहा था जो हम बताए थे, और एक ये कर रहा था दूसरा, और एक ये कर रहा था, और चौथा ये कर रहा था। तो मतलब ये 1x1 का अगर देखा जाए तो 4 सब मैट्रिक्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अगर सिंपली इसको सिंपलर वर्जन में तोड़ा जाए, जिसे समझना थोड़ा लेंदी था, मैं भी मानता हूँ, बिकॉज मैं भी थोड़ा उल्टा समझा था ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। अब तुम्हें एक्चुअली में आंसर में क्या ऐड ऑन करना है फाइनल आंसर में, कि जिसका हाइट ज्यादा होगा, जिसका एआई ज्यादा होगा, उसको हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के साथ ऐड ऑन करेंगे। मैक्सिमम जो भी सेल मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है सब मैट्रिक्स के लिए, उसे ऐड ऑन कर देंगे। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के साथ ऐड ऑन करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर में, अपने फाइनल आंसर में ऐड ऑन करेंगे। तो यही चीज तुम्हें आंसर को मैक्सिमाइज करना है। तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम तुम्हारा वहां से टूट के आया कि मेरा कौन सा सेल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है के साइज का सब मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, कौन सा सेल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है के साइज का सब मैट्रिक्स के लिए। फिर फाइनली जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसे हम ज्यादा वाले हाइट ऑफ गोरिल्ला से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि हम सिंपली भाषा में बताते हैं कि मान लो एक कंट्रीब्यूशन आया तो हमारे पास 5, ठीक है, कोई एक सेल है जिसका सब मैट्रिक्स में कंट्रीब्यूशन है 5, दूसरी सेल का कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे पास 6, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो हाइट है, हाइट 2 और 3, तो तुम चाहोगे ना कि जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसे हम ज्यादा के साथ मल्टीप्लाई करें। इससे तुम्हारा क्या होगा? इससे यही होगा कि मेरा आंसर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कि मान लो हम 6 को अगर मल्टीप्लाई करते 3 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करते 2 के साथ, तो 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, तो मतलब आया तुम्हारा आंसर 28। भैया अगर तुम बोलता है कि नहीं भैया अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते 2 के साथ, तो तुम खुद सोचो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो ये आता है 5 3 जा 15, और ये आएगा तुम्हारा 6 2 जा 12, तो कितना आया 27। पहले क्या आ रहा था 28, सॉरी 27, और पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था हमारा 28 और अब आ रहा है तुम्हारा 27। तो मतलब इससे तुम क्या प्रूफ आया तुम्हारे पास कि जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन, जिस सेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसको हम मैक्सिमम हाइट ऑफ गोरिल्ला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सारा क्वेश्चन टूट के एक ही चीज पे कि हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे हर एक सेल का। तो देखिए यार, मैं भी पहले से ये सब चीज करके नहीं रखा हूँ कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, बट ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी इसका लॉजिक है कि तुम टेस्ट केस लिखो, कोई सा भी एक रैंडम टेस्ट केस लिखो, कोई सा भी, और देखो इसके लिए आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका n क्रॉस m मीन्स साइज है तुम्हारे पास 5 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 4, ठीक है। तो 5 क्रॉस 4 एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मान लो ये है तुम्हारा 5 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 4 साइज बनाना है, तो यहाँ पे है 0 1 2 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, और इसमें तुम सिंपली कोई एक रैंडम सा सेल उठाओ, कोई एक सा रैंडम सा सेल। तो हम क्या किए ना, 2 क्रॉस 2 सेल को उठाए थे यहाँ पे। तो लेट मी राइट इट हियर कि, और यहाँ पे हम की अभी मान के चल रहे 3, ठीक है। अब हम बताते हैं तुम कैसे सोचोगे कि कोई सा सेल कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 एक सेल उठाए और यहाँ पे किया था 3। तो तुम ये कितना सब मैट्रिक्स ऑफ साइज 3 के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम अभी फॉर्मूला पे भूल जाते हैं कि फॉर्मूला कुछ भी निकले, मेरे को मतलब नहीं है, बट एक बार हम लॉजिकली देखें ड्रॉ करके कि क्या क्या बन रहा था एक्चुअली में। तो एक तो मेरा ये बन रहा था सब मैट्रिक्स, ठीक है, फिर एक तो मेरा ये बन रहा था 2, और एक मेरा ये बन रहा था, इसके नीचे आएंगे। तो क्योंकि मेरा अगर देखा जाए रो वाइज मीन्स, सॉरी कॉलम वाइज,
तो एक इसको भी हटाते हैं, पहले हम यहाँ से बताते हैं कि कॉलम वाइज तुम देखिए तो तुमको क्या दिखा कि एक तुम्हारा रेड वाला 0 से स्टार्ट होकर 2 पे जा रहा था, एंड हो रहा था। एक ब्लू वाला सब मैट्रिक्स जो कि 1 कॉलम से स्टार्ट होकर 3 तक जा रहा था। तो मतलब कॉलम में तुमको कितना सब मैट्रिक्स मिला। अब यही सब मैट्रिक्स रो के लिए भी रिपीट होगा ना। जैसे मान लो कि रो के लिए अब तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तो रो के लिए एक तो तुम्हें ये मिलेगा, ये वाला कि एक रो जो कि 1 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रहा है, बट उसका रो स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो ये। तो कॉलम के लिए भी सेम होगा, मींस कि मेरा फर्स्ट रो से जो स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स, ये फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा है सब मैट्रिक्स, तो कॉलम के लिए भी तो वो सेम जाएगा ना कि कॉलम में 2 गया तो ये फर्स्ट रो से स्टार्ट होने वाला दो दो मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा, एक ये। अब एक और रो कौन सा स्टार्ट होता है, सेकंड रो से, तो ये भी ये जाएगा तुम्हारा 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स। तो मतलब हमको यहाँ मिल रहा है कि मेरा रो का कंट्रीब्यूशन है 3, क्योंकि एक रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसमें भी 2 2 आ रहा है सब मैट्रिक्स में, एक रो 1 से स्टार्ट हो रहा है रो नंबर 1 से, उसमें भी 2 2 कॉलम एज अ सब मैट्रिक्स कंट्रीब्यूट हो रहा है, एक 2 से स्टार्ट हो रहा है उसमें भी 2 2 कंट्रीब्यूट हो रहा है। और हम कॉलम में देखे थे कि मेरा 2 ऐसा सब मैट्रिक्स था जो कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो मतलब रो 3 रो के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था और 2 कॉलम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो टोटल कितना सब मैट्रिक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 क्रॉस 2 सेल के लिए, मींस 2,2 सेल के लिए कितना सब मैट्रिक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जितना रो है और जितना कॉलम है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 क्रॉस 3 6। और तुम्हें मैं दिखाया भी यहाँ कि एक तो ये था और एक ये था जो कि 0 रो से स्टार्ट हो रहा था, फिर फर्स्ट रो से स्टार्ट होने वाला एक ये था, मींस ये कॉलम वाला, फिर सिमिलरली 1 कॉलम वाला। तो मतलब तुमको दिखा कि जितना भी कंट्रीब्यूशन मुझे रो के लिए मिलेगा और जितना कंट्रीब्यूशन मुझे कॉलम के लिए मिलेगा उतना हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरा गिवन सेल के लिए कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 क्रॉस 2 सेल के लिए कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। बट भैया ये निकालेंगे कैसे? तो यार सोचो तुम, मतलब कैसे निकालोगे कि उसका लेफ्ट रेंज क्या आ रहा है, राइट रेंज क्या आ रहा है, ये ट्राई करो लिखने का कि क्या आ रहा है एक्चुअली में। तो चलो हम तुम्हारे सामने लिखते हैं, तुम खुद बताना, ठीक है? तो लेट मी राइट। मान लो कि हमको लेफ्ट रेंज निकालना है, तो सबसे पहले हम कॉलम का रेंज निकालते हैं। कॉलम का रेंज क्या होगा भैया बताइए? तो देखो, अभी तुम करंट जे तुम्हारा कहाँ है, करंट जे तुम्हारा 2 पे है, तो तुम कितना पीछे जा सकते हो यहाँ से जो कि इस कॉलम को कंट्रीब्यूट करे। जैसे हम यहाँ पे गए थे ना 0 से स्टार्ट करके, अब हमको 3 क्रॉस 3 सब स्क्वायर के लिए देखना है, मींस सब मैट्रिक्स के लिए। तो हम देखें कि ये 2 क्रॉस 2 0 से स्टार्ट होने वाला सब मैट्रिक्स में आ रहा है। सिमिलरली 1 से स्टार्ट होने वाला 1 कॉलम से, हमेशा याद रखना, अभी कॉलम का हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉलम के बारे में बता रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाला कॉलम में भी आ रहा है ये 2 क्रॉस 2 सबसे, बट 2 से स्टार्ट होने वाला सब मैट्रिक्स में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे 3 क्रॉस 3 सब मैट्रिक्स बन ही नहीं रहा है, तो कहाँ से आएगा भाई? तो हमको दिखा कि हम सबसे पहले, क्योंकि मेरा जे अभी 2 है, तो हम इसका लेफ्ट रेंज देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में। तो ये स्टार्ट हो रहा है मेरा जे माइनस के प्लस 1। तो जे माइनस के प्लस 1 तुम्हारा क्या है? 2 माइनस के क्या है? 3 प्लस 1। तो क्या बन रहा है तुम्हारा? 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 0। तो मतलब 0 कॉलम से स्टार्ट होने वाला सब मैट्रिक्स में 2,2 कंट्रीब्यूट करेगा। इस बात को समझे? कभी कभी ये भी होगा कि तुम जे माइनस के प्लस 1 कैलकुलेट किए और उसका वैल्यू निगेटिव आ गया। अब नेगेटिव में तो कोई एक कॉलम है नहीं यहाँ -1, तो उस केस में तुमको मैक्सिमम लेना पड़ेगा कि मैक्सिमम ऑफ 0 या तो जे माइनस के प्लस 1। ये तो था तुम्हारा स्टार्टिंग वाला कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा जो 2,2 सेल को कंट्रीब्यूट करेगा अपने आंसर में, ठीक है? अब हमको कैलकुलेट करना है एंडिंग वाला सेल कहाँ से होगा जो 2,2 कॉलम के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, एंडिंग वाला सेल। तो लेट मी राइट इट विथ व्हाइट पेन। तो मुझे दिखा कि स्टार्टिंग कॉलम मेरा दिखा कि या तो मैक्सिमम ऑफ 0 होगा या तो जे माइनस के प्लस 1 होगा, ठीक है? तो एंडिंग कॉलम क्या होगा? एंडिंग कॉलम क्या होगा? तुम इस बार तुम बताओ कि एंडिंग कॉलम क्या होगा तुम्हारे पास। तो हम बोले कि एंडिंग कॉलम ये हो सकता है कि अगर मान लो आगे चल के और कॉलम रहता तो तुम्हारे पास यहाँ भी एक कॉलम रहता, तब तो ये 3 क्रॉस 3 तुम्हारा एक एंडिंग कॉलम बन सकता था। 3 क्रॉस 3 मींस जे तुम्हारा 3 क्रॉस 3 एंडिंग कॉलम बन सकता था अगर तुम्हारा मैट्रिक्स 5 क्रॉस 4 ना होके 5 क्रॉस 5 साइज का होता तो। बट यहाँ पे कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट होने वाला मैट्रिक्स नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हारा कॉलम यहाँ पे एग्जैक्टली 4 ही दिया हुआ है। क्योंकि 4 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 3 क्रॉस 3 एक सब मैट्रिक्स नहीं बना सकते, तो यहाँ पे तो एंड नहीं होगा। तो मतलब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा या तो मिनिमम ऑफ जे पे एंड होगा या तो एम माइनस के पे एंड होगा। अब एम माइनस के क्या है? यहाँ पे एम है तुम्हारा 4, मीन्स कॉलम है तुम्हारा 4, तो 4 माइनस के, तो 4 माइनस के क्या आता है? तो 4 माइनस 3 होगा तुम्हारा 1। तो ये तुम्हारा एंडिंग कॉलम बनेगा, ये तुम्हारा एंडिंग कॉलम। जैसे हम बताए थे ना वहाँ पे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो तुम्हारा एंड कहाँ पे हो रहा था? 1 से स्टार्ट होने वाला सब मैट्रिक्स एंड हो रहा था, तो उसका फॉर्मूला क्या निकला? एम माइनस के। तो मतलब हमको दिखा कि मेरा स्टार्टिंग कॉलम होगा मैक्सिमम ऑफ 0, जे माइनस के प्लस 1 और एंडिंग कॉलम होगा मिनिमम ऑफ जे, एम माइनस के। तो मुझे स्टार्टिंग कॉलम मिल गया, एंडिंग कॉलम मिल गया, तो चलो इसके लिए निकालते हैं 2,2 सेल के लिए स्टार्टिंग कॉलम क्या होगा? तो मैक्सिमम ऑफ 0, जे माइनस के प्लस 1। तो तुमको अभी कैलकुलेट किए थे तो ये 0 आया था, तो मतलब इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा? 0 होगा भैया। तो स्टार्टिंग कॉलम मुझे पता चल गया कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 कॉलम पे। एंडिंग कॉलम क्या होगा? कि मिनिमम ऑफ जे क्या है 2, एम माइनस के। एम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा एम है 4,
तो 4 माइनस 3 करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा वैल्यू 1। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है तुम्हारे पास 1, तो मतलब एंडिंग तुम्हारा 1 आता है। तो 0 से स्टार्ट होने वाला और 1 पे एंड होने वाला ये रेंज कितना आ रहा है 2। तो मतलब 2 कॉलम में मेरा कंट्रीब्यूट करेगा ये सेल। सिमिलरली मुझे रो के लिए निकालना है, तो कितना रो के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब हम कॉलम बता दिए तो तुम रो खुद से निकाल लोगे। कैसे निकाल के दिखाएं? सो लेट मी राइट इट हियर। तो मुझे यहाँ पे कॉलम रेंज मिला 2, इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ रो रेंज कैसे निकालोगे। तो स्टार्ट रो होगा तुम्हारा मैक्सिमम ऑफ, सेम सेम तुम्हारा फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि तुम एक बार कॉलम के लिए कर लिया तो रो के लिए भी सेम होगा। तो मैक्सिमम ऑफ 0, तुम बताओ क्या होगा, आई माइनस के प्लस 1 भैया। यहाँ पे आई क्या है 2 है, तो 2 माइनस के क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस 1 क्या आएगा 0। तो मैक्सिमम ऑफ 0, क्या आता है 0। तो मेरा स्टार्टिंग रो भी बना इस बार 0, ये 0 बना। एंडिंग रो क्या बनेगा, एंडिंग रो, तो भैया एंडिंग रो बनेगा मेरा मिनिमम ऑफ 2 कोमा एन माइनस के। मेरा एन है यहाँ पे 5, और 5 माइनस 3 करेंगे तो वो 2 आएगा। और तुमको दिख भी रहा होगा कि यही एक 2 पे एंडिंग होने वाला रो था। रो से जो रेंज हम देख रहे थे तो यही एक एंडिंग होने वाला एक सब मैट्रिक्स था। तो मुझे एंडिंग रो मिला 2, स्टार्टिंग रो मिला 0। तो रेंज कितना मिला कि कितना रो के लिए ये सब सेल मीन्स 2 क्रॉस 2 सेल इंक्लूड हो पा रहा है। तो मुझे टोटल 3 रेंज के लिए इंक्लूड हो पा रहा है। तो मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर में एड ऑन होगा 3 क्रॉस 2 6। इस सेल के लिए अगर 2 क्रॉस 2 सेल कंट्रीब्यूशन देखा जाए कि कितना सब मैट्रिक्स में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 3 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स में कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब तुम हर एक सेल के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाओगे, जैसे इसका निकाले हर एक सेल के लिए नहीं निकाल पाओगे। अब क्योंकि हम हर एक सेल के लिए कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे, तो जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम मैक्सिमम हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो गोरिल्ला का सबसे मैक्सिमम हाइट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड हाइट के साथ, सेकंड मैक्सिमम हाइट के साथ। फिर थर्ड मोस्ट कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड मोस्ट हाइट के साथ। तो यही था मेरा लॉजिक इस प्रॉब्लम के पीछे। तो चलो इसका मैं एक बार कोड दिखाता हूँ। तो कोड भी काफी इजी है। तो सबसे पहले मैं एन एम के लिए आऊँ, दैट इज नथिंग बट द साइज ऑफ योर ग्रिड, और तुम्हारा ये जो कि है सब मैट्रिक्स का साइज दिया हुआ है। फिर मैं एक वेक्टर बनाया कंट्रीब्यूशन जिसका साइज है एन क्रॉस एम। ये बताएगा कि हर एक सेल का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो उसको मैं एक वेक्टर में ही ले लिया हूँ ताकि सॉर्ट करने में इजी हो। जैसे मैं यहाँ पे बताया था कि तुमको हर एक सेल के लिए कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिर फाइनली मैक्सिमम को मैक्सिमम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्यों ना हम उसको वेक्टर में पहले से रख लें और सॉर्ट कर ले। तो वही चीज हम किए, स्टार्ट रो निकाले, तो मैक्सिमम ऑफ 0, i माइनस के प्लस 1। स्टार्ट कॉलम निकाले तो 0, j माइनस के प्लस 1 का मैक्सिमम। फिर इंड रो इंड कॉलम, तो इंड रो क्या होगा मिनिमम ऑफ i, n माइनस के, और इंड कॉलम आएगा मिनिमम ऑफ j, m माइनस के। फिर फाइनली हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे कि रो का कितना कंट्रीब्यूशन था और कॉलम का कितना कंट्रीब्यूशन था। तो कंट्रीब्यूशन डॉट पुश बैक इंड रो माइनस स्टार्ट रो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इंड कॉलम माइनस स्टार्ट कॉलम प्लस 1। बस इसको हम कंट्रीब्यूशन वेक्टर में पुश बैक करेंगे, और फाइनली हम रिवर्स ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे। फिर फाइनली मैं इनपुट ले रहा हूँ वेट ऑफ यू कैन से हाइट ऑफ गोरिल्ला का, जिसका साइज है w। तो w एक वेरिएबल बनाया है, उसका इनपुट लिए हैं। फिर फाइनली हम गोरिल्ला का हाइट को यू कैन से सीन कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं यूजर से। फिर हम सॉर्ट कर रहे हैं गोरिल्ला का हाइट को भी, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट किया तो गोरिल्ला को भी रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हाइट के साथ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो सेम चीज किया, सॉर्ट करके रिवर्स किया हूँ, यहाँ भी सॉर्ट करके रिवर्स किया हूँ गोरिल्ला का हाइट को। फिर फाइनली मैं 0 से लेकर w तक लूप चलाया हूँ और आंसर में ऐड ऑन कर रहा हूँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली मैं आंसर को आउटपुट कर रहा हूँ। सो दिस वाज द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम ई। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और अभी भी कुछ भी डाउट है तो थोड़ा सोचो कि एक्चुअली में कैसे हम निकाले हैं। फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज रेडी फॉर यू, तुम वहाँ पे पूछो, आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू। एंड यू कैन ऑलवेज यूज अ कमेंट सेक्शन एज अ डाउट सपोर्ट, बिकॉज मैं हमेशा तुम्हें रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। सो एनी हाउ मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन एक्सेस इट और तुम इससे समझ सकते हो। बाकी बात, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।